इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह की होती हैं, एक सेक्सुअल और एक ए सेक्सुअल। जब हम मोस्टली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो इसमें वो ट्रू नहीं होती, बल्कि फॉल्स होती है। और उसमें जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके पास एक स्पर्म और एक आपके पास एग होता है, और वो दोनों यूनाइट करते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल डेवलप होता है उससे। जब आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, और हार्मोगोनिया है, एकानाइट है, और स्पोर फॉर्मेशन है, जिसमें आपके पास एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स आ जाएंगे। वो हम पढ़ेंगे ये इसके बाद बैक्टीरिया के बाद नेक्स्ट टॉपिक में, साइनोबैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में आपके पास जस्ट एक ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वो आपके पास होती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में हमारे पास क्या होता है कि वो जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल होता है, वो सबसे पहले जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल होंगी तो उस दौरान में अपना साइज को जो है वो डबल करेगा। और वो डबल किस तरह से करेगा, वो जो हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल होता है, और सेल जो है वो आपके पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे फिशन का मतलब होता है कि ब्रेक होना, और बाइनरी का मतलब होता है टू में। ठीक है, तो वो टू में आपके पास जो है वो ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर जो पहले तकरीबन फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियल सेल उसका 40 kg था वेट, और वो जो 40 है वो टू में डिवाइड होगा तो 20 20 हो जाएगा। वो जो 20 हमारे पास डिवाइड होगा, उसमें हम क्या देखेंगे कि वो जो 20 है वो ग्रो करेगा और 40 तक पहुंचेगा, और जो दूसरा 20 वाला सेल है वो ग्रो करेगा और 40 kg तक, और हो सकता है वो 40 से भी राइज कर जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उनकी फूड पे, उनके न्यूट्रिएंट्स पे, कि वो किसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह से वो जो सेल का साइज है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करता है, उसको रीगेन कर रहा होता है टेक करने के बाद साइज को। तो वो जो हमारे पास डीएनए होता है वो भी साथ साथ सिंथेसाइज हो रहा होता है। ठीक है, उसका भी जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करेगा, उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और उसके बाद जो मटेरियल है जिसमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, हमारे पास सेल वॉल का मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन का मटेरियल है, या डीएनए का जो साइज होता है वो रेप्लिकेट करता है, और जो फिर उसके बाद जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमारे पास बैक्टीरियल सेल में बाइनरी फिशन होती है। अच्छा, इसमें ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल है जिसमें हमने वो पूरी डायग्राम पढ़ी थी। और ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लाइड का नाम देते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और यहाँ पे ये इनर जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और आउटर सेल वॉल है। ठीक है, अब इसने क्या करना है कि जिसकी सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये दोनों मूव करेंगे इनवर्ड साइड को। और इनवर्ड साइड पे मूव करने का क्या मकसद होगा, ताकि वो इस सेल को जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करें। सेम इस तरह से यहाँ पे ये जो आपको बी पोर्शन है इसमें नजर आ रहा है कि इनविजिनेट कर जाती है मेम्ब्रेन इनवर्ड। और ये कहाँ से करेगी, मिडल पोर्शन से। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया की एक साइड है और ये दूसरी साइड है, और ये इसका मिड पोर्शन है, यहाँ से ये जो है इनविजिनेट करेगी। और इनविजिनेट करने के बाद जो मेम्ब्रेन का जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, साथ में वो भी आपके पास हाफ हो जाएगा, जिस तरह से ये जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स हाफ होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप ये देखते हैं कि वो जो इनविजिनेशन होती है वो इनवर्ड ज्यादा होने लग जाती है, और फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास एंजाइम मटेरियल और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में आपके पास ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इंक्रीज करने लगेंगे, और इस तरह से ये दोनों सेल आपस में फिर बाद में अलग हो जाएंगे, जिसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। और ये जो सेल है दोनों, ये आपके पास ये जो सेल वॉल है ये जनरेट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन जनरेट करेंगे, और उसके बाद फिर ये अलग होंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ये समझ आ गई आपको? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन। पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसका जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें देख लेते हैं कि एंडोस्पोर में ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया के बाद ही हमारा उस पर के जो है वो जो दूसरा सेल होगा, और उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो होगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है। अब इसने क्या करना है, अब ये जो आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल है इसने अपने अराउंड उसको, फॉर एग्जांपल वो उससे अलग होना चाहता है। और जब आप किसी से अलग होना चाहेंगे, पहले जब आप उसके साथ खाते पीते हैं, उसके साथ ही रहते हैं, सोते हैं, लेकिन जब फिर आप अलग होना चाहेंगे, जाहिर है आपको बिस्तर भी अलग चाहिए, आपको खाने के लिए बर्तन भी अलग चाहिए,
आपको रहने के लिए जगह भी अलग चाहिए, ठीक है। तो सेम उस तरह से उसको अलग रहने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी चाहिए, उसको एंजाइम्स भी चाहिए, उसको साइटोप्लाज्म भी चाहिए, उसको जो है वो प्रोटीन्स भी चाहिए, ताकि वो अलग होने के बाद जिंदा भी तो रह सके ना। सिर्फ एक अलग होके ही तो बात नहीं ना बनेगी। अगर अलग होके वो मर जाए तो उसके अलग होने का फिर क्या फायदा। और अगर आपको कुछ भी ना मिले, सिर्फ आप अकेले ही हो जाएं और ना आपके पास फोन हो, ना आपके पास बुक्स हो, ना आपके पास कुछ हो, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। वो फिर उसने ये सारी चीजें जो है वो जो बैक्टीरियल सेल है जिसमें वो रहता है, वो जेनेटिक मटेरियल उसने वो लेनी है। अब वो लेने के बाद उसने फिर क्या करना है कि वो उसको अपने अराउंड जो है वो स्टार्ट कर देगा बनाना। और अराउंड बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है, ये देखिए आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बनी है। और ये जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान में बनेगी। अब वो फिर वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको जो है वो थिक करने की कोशिश करेगा, 2-3 लेयर्स बनाएगा। और फिर उसकी जो है वो कोटिंग करेगा, ताकि अगर कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड आता है तो वो उसको अपने आप से प्रोटेक्ट कर सके। ये ना हो कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड को बर्दाश्त ना कर सके, वो डाई कर जाए। और जब वो कोट कर लेता है, फिर जो है वो एंडोस्पोर जो है वो जो बैक्टीरियल सेल में ग्रो कर रहा होता है, वो जाहिर है इनसाइड होगा तो वो एंडोस्पोर कहलाएगा। और फिर जब वो अलग हो जाएगा, वो उससे फ्री हो जाएगा, उसको आजादी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको लेक्चर के बाद आजादी मिल जाती है। अब वो जो फिर एंडोस्पोर अलग होने के बाद फिर वो ग्रो करेगा, और फिर से जो है वो ये साइकिल आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर इस जो एंडोस्पोर है इसके अंदर जो है वो न्यू बैक्टीरियम जो है वो अपना अराइज करना शुरू करेगा, ठीक है। जब ये एंडोस्पोर बाहर आ जाएगा तो फिर ये एक्सोस्पोर कहलाना लग जाएगा। और यहाँ पे एंडोस्पोर की एग्जांपल उन्होंने दिखाई है बैसिलस एंथ्राइकस, ठीक है। और ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये उन्होंने ओरिजिनल यहाँ पे फोटो दिखाई है, और ये उसका पूरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये समझ आ गई आप लोगों के बच्चे? यस मैम। ठीक है। और ये आपके पास ये सारी थ्योरी इस एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, और उसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन में अब वो जो हमारे पास स्पोर निकला उसमें क्या क्या चीजें होंगी, अब वो यहाँ पे ये बताई गई हैं। कि एक आपके पास जो है वो ये कोट है, ये जो आपके पास जिग जैक लाइन नजर आ रही है। और दूसरी ये जो आपको सर्कल में नजर आ रही है, इसमें मतलब कोई जो है वो जिग जैक नहीं है, कोई चीज जो कोट है वो बड़ा छोटा नहीं है। उसको हम क्या क्या नाम ले रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपके पास है ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है इन दो सर्कल्स के दरमियान में, इसको जो है वो कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है। और दूसरी ये आपके पास ये जो कोर को सराउंड कर रही है, ये आपके पास जो है इसकी इनसाइड जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो बाहर शो हो रही है इसके, ये हमारे पास है जर्म सेल वॉल, ठीक है। और वो जो सेंट्रल पोर्शन है ये हमारे पास है कोर। और ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो हमारे पास कोर है, इसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट ये कोटिंग जो है वो आपके पास है, ये जो कोट है ये आपके पास प्रोटीन का होगा बना हुआ, जिसको आप आउटर का भी नाम देते हैं। और ये जो कोट होता है ये क्या काम करेगा, सेम वही जो कि सेल वॉल करता है, कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ वो जो इंजाइमेटिक की जो रेजिस्टेंस होती है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। वो उसको प्रोवाइड करेगा ताकि जो एंजाइम उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको रेजिस्ट कर सके। और इस कोट के नीचे उन्होंने कहा कि थिक लेयर होती है, जिसको उन्होंने कॉर्टेक्स का भी नाम दिया। और वो जो कॉर्टेक्स हमारे पास इसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। और ये वो वाली लेयर है, ये जो व्हाइट लेयर है वो इसको नाम दे रहा है कॉर्टेक्स का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक जर्म सेल वॉल है, जो कि हमारे पास ये ये मौजूद है जर्म सेल वॉल, ठीक है। ये कॉर्टेक्स का व्हाइट एरिया, और इसके अंडर उसने कहा है कि वो होती है। और वो किसकी होती है, वो जो सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की आपके पास बनी हुई होती है। और यही वो वॉल होती है जहाँ पे जो एंडोस्पोर होता है वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो कोर है। और कोर में जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो सेंट्रल पोर्शन होता है। और इसमें जो हाइड्रेटेड जो स्टेट होती है ये उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। और इसके अलावा ये जो कोर है इसमें आपके पास वो सारी चीजें होंगी, जैसे डीएनए, राइबोसोम्स, और ये जो लार्ज अमाउंट होती है डिपिकोलेनिक एसिड की, ठीक है। जैसे हमारे पास वो डिफरेंट एसिड नेम होते हैं, HCl हो गया आपके पास, दूसरा हो गया H2SO4 हो गया।
तो ये हमारे पास वो वाले एसिड्स होते हैं जो कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सेंट्रल रीजन होता है उसमें पाए जाते हैं। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इसको जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो तो उस दौरान में इसको एज ए फूड के तौर पे यूज किया जा सके। और फिर उसने यहाँ पे बताया कि जो एंडोस्पोर हमारे पास बनता है, इसके हमारे पास जो केमिकली ये कितने डिपेंड करता है ड्राई वेट पे, वो आपके पास 10% होता है। और दूसरा, ये जो हमारे पास होता है, ये जो डॉर्मेंसी कंडीशन होती है, जब डॉर्मेंट सिचुएशन आती है या फिर आप उसको अनफेवरेबल कंडीशन कह लें, तो ये इस दौरान में स्पोर को हेल्प करता है, जो आपका कोर मटेरियल होता है। इसके अलावा जो एक्सोस्पोरियम है, अब वो किस पे डिपेंड करता है, जिसमें कि एक एडिशनल ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, वो आउटसाइड प्रेजेंट होती है, और उसको हम एक्सो स्पोरियम का नाम देते हैं, जो कि आउटसाइड होंगे। एक एक होता है एक्सोस्पोर और एक होता है एंडोस्पोर। एंडो वो होगा जो इनसाइड ग्रो करेगा, और एक्सो वो होगा जो कि आउटसाइड ग्रो करेगा सेल के। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में के वो कब बनते हैं? इनसाइड वो तभी बनेंगे जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी। सेम उसी तरह से अगर बाहर ओले पड़ रहे होंगे तो आप कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बाहर रिमझिम हो रही होगी तो फिर आप वहां पे चले जाएंगे, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। अब वो जो ओले वाली कंडीशन है, अगर आप जाएंगे, अगर वो आपके डायरेक्ट माइंड में लग गया या कोमे में चले जाते हैं या एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, वो फिर हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। लेकिन जो दूसरी आपके पास होती है, और वो कौन सी कंडीशन होती है फेवरेबल, जिसमें मैंने आपको कहा कि रिमझिम, ठीक है, तो उसमें आपको एंजॉय करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसमें दूसरा, वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस है वो क्या है आपके पास? स्ट्रेसेस हैं, और वो कौन सी? हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई पीएच भी हो सकती है, हाई यूवी रेडिएशंस भी हो सकती हैं, या डेसिकेशन का प्रोसीजर भी हो सकता है, केमिकल डैमेज, या फिर एंजाइम की जो डिस्ट्रक्शन है आपके पास वो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन उस दौरान में कौन सी है, जब एंडोस्पोर इनसाइड ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है, जैसे हमने बाइनरी फिशन पढ़ा, तो उसमें ए सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन में आ जाती है, और उसमें हमारे पास कौन कौन सी रिप्रोडक्शन में फेजेस हैं? 4 हैं: लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज। अब ये जो लैग फेज होती है, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो रही होती। और क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि वो बैक्टीरिया सेल है, वो अपने आप को सिर्फ मेंटली, जैसे हम अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं कि हमने लेक्चर लेनी है, या अगर आपका नहीं होता तो फिर आप आजाद होते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती कि हमने लेक्चर लेना है, तो उसमें वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, किसके लिए? डिवीजन के लिए। या आप इस तरह से कह लें जैसे आप अपने आप को पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपके पास है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो जब डिवीजन हो जाती है, जाहिर है फिर उसने रैपिडली ग्रो करना है, और रैपिडली ग्रो करने के बाद एक सिचुएशन आती है जिसमें पीक होती है, ठीक है, वो भी हम उसमें देखते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल भी कहते हैं। और ये जो जिसमें रैपिड ग्रोथ हो जाती है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल रेट पे, ठीक है। और जो स्टेशनरी फेज होती है, और स्टेशनरी फेज में वो जो आपका डेथ रेट होता है और जो आपका बर्थ रेट बैक्टीरिया का होता है, वो दोनों का इक्वल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास हो जाता है, और उसको इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कहते हैं। और दूसरा आपके पास डेथ रेट है, और डिक्लाइन रेट है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो डेथ रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट के, ठीक है। बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, और ये जो डेथ रेट होता है वो मोर देन होता है रिप्रोडक्शन रेट के, तो उसको हम जो है वो डेथ या डिक्लाइन फेज का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम होगा, और इसको आप क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहेंगे या वर्टिकल कहेंगे? हम्म हॉरिजॉन्टल कहेंगे। इसको आप कहेंगे इसको आप हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और इसको आप वर्टिकल कहेंगे। मतलब ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ से ये जो हमारे पास ये जो इस तरह से ये जो डायग्राम आपके पास ये जाएगी, ये जो आपके पास स्टेज है, ये इसमें सेल प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। और ये जिसमें जो है ये रैपिड ग्रोथ होगी, और वो एक्सपोनेंशियल रेट होता है, मैक्सिमम रेट, जहाँ पे उसकी लिमिट होती है कि वो पहुंच सके। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपने मैक्सिमम याद करना है, तो आप में जितनी कोशिश होगी आप उसमें सारी लगा दोगे, और जब आपकी बस हो जाएगी, वो जो आप सारी कोशिश लगाओगे जिसपे आपकी पीक खत्म होगी, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। और फिर में यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है,
जिसमें आपके पास वो जो रिप्रोडक्शन और जो बर्थ रेट होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जिसको इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कहते हैं। ये देखें, ये इक्वल जा रहे हैं दोनों। लेकिन जब ये नीचे गिर जाती है लाइन, तो इसमें क्या होता है कि वो जो डेथ रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है और जो बर्थ रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास टाइप किसकी है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जिसमें हमने ये सारी फेजेस पढ़ी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बच्चे? एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, उसके अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी, जिसमें हमारे पास बाइनरी फिशन थी, और फिर हमने उसकी वो जो रिप्रोडक्शन थी उसकी हमने फेजेस पढ़ी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो जो हमने 2-3 टाइप्स पढ़ी वो आपको समझ आ गई है तमाम स्टूडेंट्स को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कोई क्वेश्चन आपका है तो वो पूछ लें, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें? यस मैम। ठीक है, ये हमारे पास है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म और गैमेट होता है, और वो फिर यूनाइट करके आपके पास स्पर्म और एग, वो दोनों आपके पास गैमेट है, वो दोनों यूनाइट करेंगे तो आपके पास जाइगोट बनेगा, और फिर वो जाइगोट जो है वो जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है उसमें ग्रो करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपकी लिखी हुई है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। और वो एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होती है, और वो 3 प्रोसेस आपके पास कौन से हैं? वो कॉन्जुगेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसडक्शन है। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से बैक्टीरिया के दूसरे सेल में शिफ्ट करने में और उसकी रिकम्बिनेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। और इसी जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से ये कहा जाता है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो ट्रू वाली होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? आवाज आ रही है? ये नेट का इशू तो नहीं हो रहा मेरा या आप लोगों का? नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, जब आप कोई यस नो नहीं कर रहे होते मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी आवाज ही नहीं जा रही आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का, या फिर आप क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं, वो उसने ट्रांसफर करना है बैक्टीरियल सेल के दरमियान। और वो आपके पास जो ट्रांसफर होगा वो सेल टू सेल होगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो ट्रांसफर वो होता है। अच्छा, इसमें आप हॉरिजॉन्टल इसको जीन ट्रांसफर भी कहते हैं, या फिर सेल टू सेल जो बैक्टीरियल सेल का कांटेक्ट होता है वो भी कह सकते हैं, ये दोनों नेम आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान में अगर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है और दूसरा जो है वो ले रहा होता है, अब वो जो दे रहा होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और वो जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उस पे होता है नेगेटिव। ठीक है, तो वो सेम इसी तरह से नेगेटिव। यहाँ पे वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक से दूसरे में जो दे रहा होगा वो डोनर होगा, और वो जो रिसीव कर रहा होगा वो हमारे पास रेसिपिएंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म है, उन्होंने एक बात की है कि एफ प्लाज्मिड की, और ये प्लाज्मिड वही वाला है जो हमने कौन से किसमें पढ़ा था, बैक्टीरिया में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है वो हमारे पास यूज किया जाता है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो यूज किए जाते हैं और उसकी जो प्रोटोटाइप होती है उसको हम एफ प्लाज्मिड का नाम देते हैं, या फिर एफ फैक्टर का भी नाम देते हैं। और इसमें ये जो एफ फैक्टर होता है ये एक एपिसोम होता है, और एपिसोम क्या होता है कि ये वो प्लाज्मिड होता है जिसका जो लेंथ होती है वो 100 kb होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो इंटीग्रेट करता है वो जो दूसरा बैक्टीरियल सेल होता है उसमें, और वो किसके थ्रू करेगा? जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू करेगा। ठीक है, ये भी हम प्रोसेस देखते हैं, ये आप तो तब भी आपको बातें भी समझ आ जाएंगी। एक हमारे पास होता है एफ पॉजिटिव और एक हमारे पास होता है एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव वो होगा जिसमें जो एफ प्लाज्मिड मौजूद होगा, और एफ नेगेटिव वो होगा जिसमें एफ प्लाज्मिड जो है वो नहीं होगा, उसमें उसकी कमी होगी। अच्छा, जिसमें एफ पॉजिटिव है और जिसमें प्लाज्मिड भी मौजूद है उसको हम
मेल बैक्टीरियम का नाम देते हैं, और जिसमें नहीं मौजूद उसको हम F नेगेटिव और साथ में फीमेल बैक्टीरियम का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास आ जाता है F प्लाज्मिड, अब ये कैरी क्या करेगा, पेलाइन जीन कैरी करेगा। जैसे हमने वो पेलाई पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि पेलाइन जो है वो प्रोटीन होती है, सेम इसी तरह से इसमें पेलाइन जीन होती है, और ये जो है वो रेगुलेशन में हेल्प देती है। ठीक है, एक पेलाइन जीन और दूसरी रेगुलेटरी जीन्स होती हैं जो कि इस सेल को प्रोसेस को कैरी करेंगी। अब ये जो जीन्स होती हैं अब ये क्या बनाएंगी, अब ये सेक्स पिलाई बनाएंगी, या सेक्स पिलस जो है वो उसको सिंगुलर का नाम देते हैं। तो वो किस पे बनाएंगे, वो बैक्टीरियल की सेल सरफेस पे बनाएंगे। और जब वो सेक्स पिलस बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पोलीमॉर्फिक प्रोटीन्स करेगा, और वो प्रोटीन्स किस में हेल्प देंगी, वो अटैचमेंट में हेल्प देंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे है, वो आपके पास जो है वो F पॉजिटिव को F नेगेटिव के साथ अटैचमेंट में, और साथ के साथ वो जो स्पीशी होती है उसके रिकग्निशन में, कि कहीं मेल जो है वो मेल के साथ या फीमेल फीमेल के साथ जो है वो बाइंड ना कर जाए। अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ये हमारे पास जो है वो सेक्स पिलस और सेक्स पिलाई जो है वो का नाम दिया जाता है, और ये हमारे पास F प्लाज्मिड है। और ये F प्लाज्मिड वो है जो कि यहाँ पे इस सेल में मौजूद है और इसमें नहीं है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास F पॉजिटिव है प्लाज्मिड, और ये F नेगेटिव है क्योंकि इसमें ये मौजूद नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस सेल में, ये आपको जगह नजर आ रही होगी, ये आपके पास डार्क प्लेस है, और एज कम्पेयर टू ये जो सर्कल है वो लाइट है, ये आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट। यस मैम। ठीक है, अब ये वो एरिया है जहां से ओरिजिन होगा। अब कोई भी एक थ्रेड होता है या कोई एक आपका सेमेस्टर होता है, जैसे उसका स्टार्ट होता है और फिर एंड होता है, सेम इसी तरह से ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो ये एरिया जो मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया। और ये जो एरिया है बेसिकली, अब ये यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से ये क्या करेगा कि ये जो है ओपन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से ओपन होना स्टार्ट होगा, और ओपन होने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये जो सेक्स पिलस है, इसमें अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिक जीन्स बनती हैं, वो जीन्स जो है वो किसमें, ये जो सेल है उसकी रिकग्निशन में हेल्प देती हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे पास F नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे F पॉजिटिव होगा तो जाहिर है उसमें ये भी प्लाज्मिड मौजूद होगा, तो इसकी जेनेटिक जो है वो ट्रांसफर में और रिकम्बिनेशन में नहीं होगी। अब मूव हम वहीं पे करते हैं ना, अब जब भूख लगेगी तो हम जाएंगे वहीं पे जहाँ पे हमें खाना मिलेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमारे पास ये प्लाज्मिड मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो अब इसको यहाँ पे मूव करने के लिए हमने वो स्पीशी जो है वो रिकग्नाइज करनी है जिसमें इसमें नहीं होगा, और वो स्पीशी रिकग्निशन वो है वो इसी सेक्स पिलस के जरिए से होगी। ठीक है, वो जो इसमें प्रोटीन्स बनेंगी, रेगुलेटरी जीन्स होंगी, वो इसको हेल्प करेंगी रिकग्निशन में और इसके साथ अटैचमेंट में। और नेक्स्ट ये जब अटैच हो जाएगा, रिकग्नाइज भी हो जाएगा, फिर इन दोनों सेल्स ने आपस में ब्रिज बनाना है, और वो ब्रिज का मकसद क्या होगा, ताकि ये जो प्लाज्मिड है इधर से जो जीन का ट्रांसफर है वो यहाँ पे दूसरे सेल में हो सके। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर की ये जो ओरिजिन साइट थी, यहाँ से ये ओपन होगा, और ये जो दूसरा हमारे पास सेल है ये उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे भी ये जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद वो यहाँ पे अपना जो लेयर होगा वो पूरा प्लाज्मिड है वो बना लेगा, और यहाँ पे जो है वो हाफ जो होगा वो अपना प्लाज्मिड बना लेगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास दोनों क्या बन जाएंगे, हमारे पास दोनों सेल्स बनेंगे, और दोनों की फिर आपके पास जो है वो सेक्स पिलस एरिया मौजूद होगा, और ये आपके पास दोनों जो है वो F पॉजिटिव बन जाएंगे सेल्स। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मिड है ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है सेल का अपना, और लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। अब जाहिर है जब वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है उसकी वर्किंग भी एक्स्ट्रा होगी एज कम्पेयर टू जेनेटिक मटेरियल के, और इस वजह से वो फिर वो जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा वाला वो उस पर डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करने के बाद वो फिर जो F प्लस सेल होगा वो जो है बनेगा, और वो जो नेगेटिव वाला है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। अब ये पूरे का पूरा अगर प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसफर होता तो ये सेल खाली रह जाता। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट होगा जो कि फिर वो जो पार्ट यहाँ पे एंटर होगा वो फिर अपना बाकी का पोर्शन बना लेगा। जैसे आपको कहीं पे छोड़ दिया जाए, फिर आप क्या करोगे, सारी जिंदगी अकेले तो नहीं ना रहोगे, वहां पे फिर अपना कोई ना कोई साथी बनाने की कोशिश करोगे।
ठीक है, सेम वो भी इसी तरह से करता है कि अपना कुछ पार्ट बनाने के बाद, अब वो जो जाहिर है कुछ पार्ट आया है, वो जब अपना बाकी का पोर्शन बनाएगा, बनाने के बाद फिर ही तो सेल का फंक्शन परफॉर्म होगा ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास ये, अब ये जो दोनों सेल्स बने, अब इन्होंने क्या करना है कि वो जो नेक्स्ट फीमेल स्पीशी होगी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफरिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, ये जो बाकी की इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं इसको रहने दें, बाकी आपने ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको स्टेप्स आपने ये 5 6 जो है इसमें 4 5, ये आपने एज इट इज इसको ऐसे ही बनाना है, और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो यहाँ पे साइड पे लिखी भी हुई हैं, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, और अगर कोई स्टूडेंट इस पूरे को करना चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी कर लोगे तो वो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, क्लियर है, मुश्किल तो यस नहीं मैम। है? नो मैम। पक्की बात है? यस मैम। मैम मुश्किल तो है। अच्छा, मुश्किल किसको लग रहा है? मैम नहीं मैम, मुझे हो जाएगा। हाँ, ये मुझे मुझे क्या पता कि ये मुझे कौन है, कौन है? मैम शगुफ्ता है? मुंतहा। मुंतहा? मैम मुझे मुंतहा। हो जाएगा, मैंने कहा है। चले अच्छा, इस तरह से है कि अगर आपको वो मुश्किल क्या लगा इसमें? नहीं मैम, ये किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, मुश्किल तो नहीं लगा इतना ज्यादा, बस थोड़ी सी एफर्ट से हो जाएगा। ठीक है, चले चलिए मैम, करना करना तो पड़ेगा, मुश्किल हो या इजी। हाँ जी, जिसको इजी लगता है उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, और जिसको थोड़ा मुश्किल लगता है उसको थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जी। देखें तो ये जो आपका बैक्टीरिया का चैप्टर है, मैंने आपको कंप्लीट शेयर भी किया, और इसमें आपके पास वो जो हमने अभी तक उसकी शेप, फ्लैजेला, और उसकी वो जो इंटरनल और जो आउटर ऑर्गेनेलीज और वो जो मेम्ब्रेन्स है हमने वो पढ़ी इसमें। तो उसमें हमने जस्ट जो है वो आपके पास सिंपल था, वो आपने पहले से पढ़ा भी हुआ था, और अगर हम उसको अब देखें तो उसमें रिवीजन हो गई है, या आपके पास एक दो बातें ऐसी होंगी जो न्यू होंगी। ठीक है, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से। वो आपके पास वो जो रिप्रोडक्शन तक था ना वो आपके पास इजी था। अब इसमें से जो कॉन्जुगेशन वाला है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा एफएससी में, कुछ स्टूडेंट्स ने कोई उसमें सिंपली बातें पढ़ी होंगी, कुछ थोड़ा प्रोसेस पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा नहीं ख्याल ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा, मेरा नहीं ख्याल ये उसमें है, ऐसे ही है। यस मैम, ये नहीं था मैम, ये नहीं था एफएससी में। ठीक है, इसमें वो जो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ना, ये हम जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी ये उसमें पढ़ेंगे, और उसमें भी सेम आपको ये जो आपके पास ये जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम आपको एज इट इज करनी होंगी, और इन्हीं डायग्राम से भी अगर आपको समझ आ जाती है तो लाजमी नहीं है कि आपने ये जो बुक की वर्डिंग है उसको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, आप उसको एज इट इज कोई लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, मैं उनको मना नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको ये सारी बातें समझ आ जाती हैं स्टेप वाइज, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो तीनों आपके पास क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों लॉन्ग है। इसके अलावा हम जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, वो जो साइनोबैक्टीरिया की आपके पास 4 टाइप्स हैं वो भी हमारे पास लॉन्ग में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इसको अभी ये जो ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ये इसको अभी नहीं करते। और आप वो मैंने आपको एक काम कहा था कि आपने मुझे वो जो आप पे जूम पे आपकी क्लास होगी उसमें आपने मुझे याद करवाना, और वो क्या काम था वो आपको नहीं याद, मुझे याद रह गया। मैम हम लोग सच में भूल गए हैं क्या था। तो वो आप सच में भूल गए हैं? यस मैम। एक तो मैम टेस्ट था। ठीक है, ये किसने बताया बॉयज में से? वो तो आते मैम, हैं वो तो मैम। फिजिकल नहीं था मैम, वो तो आते फिजिकल क्लास जी में जी, वो टेस्ट था। फिजिकल है आपका, वो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ऐसे ही समझना है कि मुझे कुछ नहीं आता, हमने ही मैम को पढ़ाना है, बताना है, लेकिन वो उसमें आपने वो जो बुक की बातें लिखनी वही है, नए कंसेप्ट नहीं बना के नई बुक नहीं याद करनी। ठीक है, ठीक है यस ना? मैम, उसके आप हम पे छोड़ दें अब। हाँ जी, वो मैंने आप पे छोड़ दी है। अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको यस पेपर मैम। में ना उसको पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और वो आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, ही ये ही के लिए भी साइलेंट वो वॉइस खुली रखते हैं। चलें ठीक है, ये जो ट्रांसडक्शन का इस तरह से करना है
कि आपने ना जस्ट रीड करना है ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने आपको नोट्स शेयर कर दिए हैं। आप जब मंडे को जाओगे तो आपने इनका प्रिंट लेके फिर बाद में बाकी ने फोटो कॉपीज करवा लेने, जिनके पास बुक्स है तो ठीक है। आपने ना जस्ट इसको रीड करना है। रीड करने का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल ट्रांसडक्शन है तो 15 मिनट उस पर लगाने हैं, और जो दूसरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है तो 15 मिनट आपने उस पर लगाने हैं। और उसके बाद फिर आपने उसको दोबारा नहीं करना कि हमने उसको रीड करना है। फिर हम जब क्लास में जब मैं आपके साथ करूंगी ना तो फिर आपको ये समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये आपके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ठीक है। बाकी मैम। टेस्ट अच्छे से तैयार करना, और वो आपका जो है वो रिटर्न की फॉर्म में होगा, और वो आपका चेक भी वहीं पे ही होगा, ताकि वो जो आपकी मिस्टेक है ना किसी एक स्टूडेंट ने की है फॉर एग्जांपल, और वो दूसरे ने भी वही की है, तो दूसरों को भी बता दी जाए। या फिर अगर किसी ने नहीं की, वो एक स्टूडेंट की है, तो वो आपको वहीं पे बता दी जाए उसमें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसको ना करें। ठीक है। मैं साथ में ये भी देखूं कि आपको मेरी कितनी समझ आ रही है। चले, वो अटेंडेंस हो गई आप सबकी मार्क? नो मैम अभी नहीं हुई। ठीक है। ये जो CY7C ये कौन है? अच्छा, आमिना जावेद, अक्सा बलोच, ईमन जावेद नहीं है? यस मैम। ठीक है। ये क्या है? चौधरी मलाइका। यस मैम। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं साकिब अहमद। साकिब Yes, अहमद। yes, ma'am. ठीक है। सेजल नूर। यस मैम। शहजाद। शहजाद तो मेरे ख्याल नहीं है आपकी क्लास में। ये किसका है? मैम साकिब अहमद है मैम, साकिब अहमद। शहजाद है मैम। ओके ओके। मुंतहा फारी। यस मैम। प्रेजेंट। सबा अरूज। यस मैम। ओके। मुदस्सिर तनवीर। प्रेजेंट। ओके। शगुफ्ता लतीफ। यस मैम। ओके। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और ये क्लास के ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है जिया? जी मैम ठीक है। ठीक है। अब आप लोग अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। अब मुझे अच्छा फीडबैक देना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।